क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिन पूरे हो चुके हैं? यानी जितने दिन के लिए सीएम बनना था वो पीरियड समापन की तरफ है। यानी जल्द ही उन्हें दिल्ली का रास्ता दिखाया जा सकता है क्या? और दिल्ली का रास्ता वैसा नहीं होगा जैसा योगी के समर्थक प्रचार करते हैं यानी चाहते हैं, बल्कि योगी आदित्यनाथ का शिवराज सिंह चौहान करने की तैयारी है। क्या यूपी भाजपा में भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिल्ली के इशारे पर जबरदस्त भीतरघात है और ये सारी लड़ाई नंबर 2 की है तथा वर्तमान हालात बता रहे हैं कि नंबर 2 की लड़ाई जीत पाने की स्थिति में तो योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भी नहीं है। चर्चा तो यहां तक हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से पहले यानी उनकी उम्र 75 साल होने से पहले यूपी ही नहीं देश में भी बहुत कुछ बदलने वाला है सत्ताधीशों को लेकर। तो यूपी में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अलग अलग मोर्चों से मैदान तैयार किया जा रहा है एकदम आसान भाषा में आपको बताएंगे। इसके साथ ही चर्चा करेंगे यूपी के मुखिया के आधारहीन दावों की, यानी हुजूर कहते कुछ और हैं हकीकत कुछ और होती है। बड़ी जबरदस्त कहानी सामने आई है भाजपा की कमाई को लेकर भी। यकीन मानिए ऐसी कमाई दुनिया के किसी नेता और किसी पार्टी ने नहीं किया होगा जो महामानव की अगुवाई में भाजपा ने कर लिया है। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इससे पहले कि भाजपा की जबरदस्त कमाई और योगी आदित्यनाथ की संभावित विदाई पर बात करें, भाजपाइयों का एक विश्व गुरु टाइप कारनामा देख लीजिए। इस तस्वीर को सचिन गुप्ता ने शेयर किया है और बता रहे हैं कि कानपुर बीजेपी की उत्तर इकाई जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित को पैर में फ्रैक्चर हो गया। वो अस्पताल में भर्ती कराए गए और बेड के पीछे ही उन्होंने पार्टी का बोर्ड लगाकर कार्यकर्ताओं की बैठक कर डाली। अब अपनी स्क्रीन पर विश्व गुरु टाइप का ये स्क्रीनशॉट भी देख लीजिए। 2024 का लोकसभा चुनाव जब शुरू हुआ तो भाजपा के खाते में 5,921 करोड़ के आसपास रुपए थे, मगर जब चुनाव खत्म हुआ तो खाते में 10,107 करोड़ से ज्यादा रुपये हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि चुनाव में तो पैसा खर्चा होता है ना, कुछ न कुछ माइनस होना चाहिए था। यहाँ तो बीजेपी का लगभग 4200 करोड़ रुपया बढ़ गया। ये किस फार्मूले से हो गया? तो याद करिए, किसी विदेशी धरती पर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने क्या फार्मूला बताया था? कहा था ना कि A² + B² का जो फार्मूला होता है उसमें जो एक्स्ट्रा 2AB आता है वही है ये 2AB, जिसके कारण 4185 करोड़ लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के खाते में आ गया यानी बढ़ गया। यानी चुनाव जब शुरू हुआ तो ओपनिंग बैलेंस 5,921 करोड़ था, जब खत्म हुआ तो क्लोजिंग बैलेंस 10,107 करोड़ हो गया। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, महंगाई को देखते हुए सरकार ने 24% सैलरी बढ़ा दिया है। यानी अब तक 1 लाख मिलता था, अब 1,24,000 मिलेगा। अरे भाई, आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है, सांसदों की बढ़ी है। ज्यादा खुश तो नहीं हो गए, धड़कन तो नहीं बढ़ गई? और सुनिए, बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी, यानी लगभग 2 साल का जोड़ जाड़ के इकट्ठे मिलेगा सांसदों को। इसके अलावा और भी बहुत सारी बढ़ोतरी हुई है। अब तक निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 था, अब 87,000 हो गया। कार्यालय का खर्चा 60,000 था, अब 75,000 हो गया। कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टेशनरी के लिए 25,000 मिलता था, 50,000 मिलेगा। इससे पहले 2018 में इनका वेतन बढ़ाया गया था, 50,000 से 1 लाख किया गया था। दैनिक भास्कर बता रहा है कि हर एक सांसद को साल में 34 फ्री यात्राएं मिलती हैं। वो चाहे तो 8 यात्राओं को अपने सहयोगियों के नाम ट्रांसफर भी कर सकता है। सड़क यात्रा के लिए 16 रुपया प्रति किलोमीटर का भत्ता भी दिया जाता है, यानी इस रेट में बढ़िया ठीक ठाक वाली गाड़ी मिल जाएगी। और तो और मुफ्त सरकारी आवास और ऑफिस के लिए सालाना 50,000 यूनिट बिजली फ्री। इसके साथ ही 4 लाख लीटर मुफ्त पानी भी मिलता है। बाकी मेडिकल सुविधाएं और सरकारी गाड़ी, रिसर्च स्टाफ असिस्टेंट की सुविधा, सब्सिडी वाला खाना भकोसने के लिए, ये सब एकदम चौड़े से मिलता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको इतना सब कुछ मिलता है तो कहाँ से मिलता है? अरे भाई, बेचारे गरीब सांसदों को ये सुविधाएं देने के लिए भारत की 140 करोड़ अमीर जनता है ना, आप लोग हैं ना, आप टैक्स भरते रहिए और सांसदों को सारी सुविधाएं यूँ मिलती रहेंगी। वैसे तो ये सुविधाएं इसलिए दी जाती हैं ताकि वो आपका जीवन आसान करें, देश के लिए काम करें, मगर रिजल्टवा ठीक उल्टे नजर आता है। ज़्यादातर सांसद अपना और अपने परिवार का जीवन आसान करने के चक्कर में ही नजर आते हैं। बाकी उनके कार्यों से देश का कितना भला हो रहा है ये सब आपके सामने है ही, कहना सुनना क्या है। बहरहाल, अब आते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मामले पर। दरअसल एक बार फिर से चर्चा चल पड़ी है कि यूपी सीएम की छुट्टी के दिन नजदीक आ रहे हैं क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री की 75 साल उम्र पूरे होने के दिन भी नजदीक आ रहे हैं। सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और जैसा कि उन्होंने नियम बनाया था
यानी कथित रूप से इन लोगों ने जो सिस्टम बनाया, जिसके आधार पर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को चलता कर दिया गया, उस नियम को यदि ध्यान में रखें तो इसी साल के सितंबर महीने में विश्वगुरु महामानव एवं नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कायदे से रिटायर हो जाना चाहिए। चुनाव के दौरान ही अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटते ही यानी बाहर आते ही तुरंत ये मिसाइल फोड़ दी कि दरअसल नरेंद्र मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि 75 साल उम्र होने के बाद वो तो रिटायर हो जाएंगे, इसके बाद अमित शाह बनेंगे देश के अगले प्रधानमंत्री। ये अलग बात है कि बीजेपी के नेताओं ने इधर उधर बतिया के बात को टालने की कोशिश की, मगर जिस तरह की खबरें बीच बीच में सामने आ रही है फुदक फुदक के, उनसे ये बात जोर पकड़ रही है कि क्या सच में अमित शाह नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे होने पर उनकी कुर्सियां खींच लेंगे, यानी नरेंद्र मोदी को भी मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा। अब जहां तक बात विश्वगुरु की है तो किसी भी हाल में हुजूर कुर्सी छोड़ना नहीं चाहेंगे, ये उनका कैरेक्टर बताता है। मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन उनके जीवन और कार्यशैली को देखकर यह अंदाजा कोई भी लगा सकता है कि आखिरी हद तक वो व्यक्ति अपनी कुर्सी से चिपक कर रहना चाहेंगे। मगर सवाल तो ये है कि क्या अमित शाह चिपके रहने देंगे? अब आपके मन में आ रहा होगा कि बीजेपी में तो बहुत सारे नेता हैं, बात घूम फिर के अमित शाह पर ही क्यों आ जाती है? तो मामला यह है कि कंट्रोलिंग के मामले में भाजपा में शाह के आगे कोई भी नजर नहीं आता। भले ही उनके नाम पर वोट न मिले, मगर सेटिंग और तिकड़म के मामले में कहा जाता है कि वो टॉप पर हैं। जैसे जांच एजेंसियों का सदुपयोग करना, विपक्षी पार्टियों को जोड़ना, आवाज उठाने वालों की आवाज को और बढ़ाना, न डराना न धमकाना, प्रेम से पुचकारना, इन सब में महारत हासिल है। अच्छा, आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि मैंने ये क्यों कहा कि अमित शाह के नाम पर वोट भले न मिले, वो तो शायद 8 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं ना। अब यदि आप इस बात को भी नहीं समझ पाए तो क्या कहा जाए? अरे भाई, अमित शाह वहीं से चुनाव जीते हैं ना जहां से कथित तौर पर विपक्ष के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने भी नहीं दिया जा रहा था। डराने धमकाने तमाम तरह की बातें सामने आई। बाकी आगे की कहानी हम नहीं कहेंगे, खुद समझ लीजिए। अब समझने वाली बात यह है कि चर्चा तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीनने से शुरू हुई थी, यानी कुर्सी बदलने से शुरू हुई थी। हम अमित शाह पर क्यों पहुंच गए? तो समझिए, पूरा मामला कंपटीशन का है। भाजपा में जब से गुजराती जोड़ी आई है, उन्होंने अपने कंपटीटरों को बुरी तरह से निपटाया है, चाहे वो वरिष्ठ हों, चाहे बराबरी के हों, चाहे छोटे हों। आप देखिए, वसुंधरा राजे से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक तमाम बड़े नेता, बड़े नाम मिल जाएंगे जिन्हें घर बिठा दिया गया। आश्चर्यजनक बात तो ये हुई कि इन्हें घर बिठाने की पर्ची भी इन्हीं के हाथों से निकलवाई गई। वसुंधरा राजे की तस्वीर याद है कि नहीं? नंद किशोर गुर्जर पिछले दिनों फटे कुर्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने निकल गए। इनका कहना था कि इन्होंने रामकथा के लिए परमिशन ली थी, लेकिन पुलिस ने कलश यात्रा को रोक दिया, महिलाओं से बदतमीजी की, पुलिस इनकी हत्या करना चाहती है। यानी भाजपा विधायक कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की पुलिस भाजपा विधायक को ही निपटाना चाहती है। और सुनिए, विश्वगुरु टाइप की बातें आगे हैं। भाजपा विधायक का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी ने जादू टोना और तंत्र क्रिया करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुधिये को बांध दिया है। मुख्यमंत्री ऐसे नहीं थे, अब तो सब रो रहे हैं। प्रदेश की जनता दुखी है। यूपी में जब राम कथा नहीं कर सकते, बहन बेटियां लुट रही हैं, यानी इज्जत लुट रही है, फिर काहे का रामराज? यानी भाजपा विधायक का मानना है कि चीफ सेक्रेटरी जादू टोना करते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं, और यही सब करके उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बांध दिया है, यानी उनकी बुद्धि को बांध दिया है। अब सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ तो खुद अपने आप को योगी कहलवाते हैं, तो योगी के ऊपर भी जादू टोना चल जाता है क्या? बहरहाल, बीजेपी विधायक योगी की सरकार को जबरदस्त तरीके से टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा प्रदेश रो रहा है, जनता दुखी है, काहे का रामराज? और सुनिए, यूपी के चीफ सेक्रेटरी को इन्होंने कहा है कि ये दुनिया का सबसे भ्रष्ट अधिकारी है। अयोध्या की सारी जमीन अधिकारियों ने लूट ली, फर्जी एनकाउंटर में लोग मारे जा रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर। 28 मार्च के बाद इनका कहना है कि लखनऊ जा रहा हूं, मुख्यमंत्री को सब बताऊंगा। और तो और चीफ सेक्रेटरी को धमका रहे हैं कि सुनो चीफ सेक्रेटरी, मेरा सीना होगा, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी। और सुनिए, विधायक ने यहां तक दावा किया है कि उनके पास कुछ ऐसी फाइलें हैं कि यदि वो जनता के सामने आ जाएं तो उत्तर प्रदेश की सरकार आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार साबित होगी। जी हाँ, चौंकिए मत, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कान में कोई गड़बड़ी नहीं है, न हमारी जबान में। यूपी के एक भाजपा विधायक का दावा है कि उनके पास ऐसे सबूत हैं, ऐसी फाइलें हैं कि अगर उसको सार्वजनिक कर दिया जाए तो यूपी की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार साबित होगी आजादी के बाद से। वैसे तो लगातार ये आरोप लगता है कि यूपी में विधायकों की कोई हैसियतें नहीं रह गई है, कोई औकात नहीं रह गई है, सारी सरकार अधिकारी चलाते हैं। यही आरोप नंद किशोर गुर्जर भी योगी आदित्यनाथ पर लगा रहे हैं कि अधिकारियों ने योगी आदित्यनाथ को गुमराह कर रखा है।
और सुनिए, इनका यह भी कहना है कि गाजियाबाद पुलिस के जो कमिश्नर हैं वो 5 बजे के बाद टुन्न हो जाते हैं, यानी दारू पी लेते हैं। भाजपा विधायक यही नहीं रुके, इनका कहना यह भी है कि सेक्रेटरी उनकी हत्या कराने की साजिश रच रहे हैं। आगे इनका कहना है कि हिंदुओं के लिए सबसे बुरा समय यही है, इससे बुरा समय कभी नहीं आया। ये सरकार इतनी भ्रष्ट है कि बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। नोएडा में किसानों को पैसा देने के लिए मारा जा रहा है, 50,000 गाय रोज कट रही है। यानी भाजपा के ही विधायक योगी की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि 50,000 गाय रोज कट रही है। आप कल्पना करिए कि क्या दिल्ली का हाथ कंधे पर हुए बिना योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई भाजपा विधायक ऐसी बातें कर सकता है। उनकी सरकार पर सबसे भ्रष्ट सरकार, हिंदुओं के लिए दुर्दिन लाने वाली सरकार, जनता को परेशान करने वाली सरकार, फर्जी एनकाउंटर करने वाली सरकार तक के आरोप लगा सकता है क्या? हाँ, इतना जरूर है कि ये सब कुछ आरोप लगाने के बाद नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। भाजपा की तरफ से कहा गया कि ये जो बोल रहे हैं वो अनुशासनहीनता है, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, और 7 दिन के भीतर इनसे जवाब मांगा गया है। मगर सवाल वही है कि क्या नंद किशोर गुर्जर ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं, या फिर कोई है जो उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलवा रहा है ठाए ठाए? कोई विधायक यूपी की योगी सरकार को घेर रहा है तो कोई भाजपा विधायक अपने मन की बात बता रहा है कि योगी चले जाएं दिल्ली और केशव संभालें यूपी। इन सारे घटनाक्रमों को देखते हुए एक बार फिर से चर्चा निकल पड़ी है कि क्या योगी आदित्यनाथ के जाने का टाइम आला रे, क्योंकि हाल फिलहाल में न तो यूपी का चुनाव है न देश का चुनाव है। मगर हाँ, 75 साल की उम्र पूरा करने पर मोदी को हटाकर शाह के बैठने का स्वर्णिम अवसर इसे ही कहा जा सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हुजूर राष्ट्रपति बन सकते हैं, मगर मैंने कहा ना कि इनके चरित्र को देखकर, इनके इतिहास को देखकर ये नहीं लगता कि वो अपनी कुर्सी अपनी मर्जी से छोड़ेंगे। हालांकि अपनी मर्जी से तो उद्धव ठाकरे की पार्टी भी नहीं तोड़ी गई थी, एकनाथ शिंदे अलग भी नहीं हुए थे अपनी मर्जी से, और अपनी मर्जी से तो अजीत पवार भी चचा की पार्टी नहीं तोड़े। अपनी मर्जी से तो विपक्ष के तमाम नेता भाजपा में शामिल हुए नहीं। किसकी मर्जी से हुए ये आप जानते हैं, किसकी नोक पर हुए ये भी आप जानते हैं। कौन है वो स्वघोषित चाणक्य? तो देखना यह है कि अपनी मर्जी से चाहे जबरिया सितंबर महीने में क्या देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा, और उससे पहले क्या अमित शाह अपने कंपटीटरों को निपटा पाएंगे। और कंपटीटर की जब चर्चा होती है तो पहले नंबर पर योगी आदित्यनाथ का नाम ही आता है। बाकी इंतजार करिए सितंबर महीने के आने का, क्योंकि इस मौके पर यदि अमित शाह चूक गए तो फिर शायद ऐसा सुनहरा अवसर दोबारा न मिल पाए। बाकी केशव प्रसाद मौर्य तो कई साल से इंतजार में बुढ़ाए जा रहे हैं बेचारे, अब मिलेगी कुर्सियाँ कि तब मिलेगी कुर्सियाँ। और केशव प्रसाद मौर्य के बारे में कहा जाता है कि अमित शाह के बहुत खास हैं, मगर समझने वाली बात यह है कि इन सारी समस्याओं के बाद भी, जनता की सैकड़ों समस्याओं के बाद भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के मुद्दों पर सच बोलते हुए दूर दूर तक नजर नहीं आते। ज्यादातर मौकों पर तो आम आदमी के सवालों पर बात ही नहीं करते। कुणाल कामरा ने कॉमेडी वीडियो बनाकर सत्ता से सवाल कर दिया, आलोचना कर दी, तो यूपी सीएम का कहना है कि कुछ लोग देश का चीरहरण करना चाहते हैं। अब ये देश का चीरहरण क्या होता है वही बता सकते हैं। कह रहे हैं कि विभाजन की खाई को और चौड़ी करना चाहते हैं और इसके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल हो रहा है। अगली लाइन सुनिए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुछ लोगों ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। अब बताइए, आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और ये आज़ादी भारत में पैदा होते ही मिल जाती है। यानी आपने पहली सांस ली और आपको ये अधिकार मिल गए, यानी ये जन्म सिद्ध अधिकार है। मगर फिर भी यूपी के सीएम न जाने कौन से गोला की बात करते हैं। बहरहाल हुजूर की बातें हमेशा की तरह दूसरे गोला की नजर आती हैं। जॉर्ज सोरोस से लेकर एक से बढ़ के एक निरर्थक बातों पर चर्चा कर लेते हैं। कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में विदेशी पैसे का इस्तेमाल हुआ, जबकि अभी इसी वीडियो में हमने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव के शुरुआती दौर में बीजेपी का बैलेंस लगभग 6,000 करोड़ था और चुनाव खत्म होते होते 10,000 करोड़ पार कर गया। तो सवाल यह है कि ये पैसा देसी था कि विदेशी था कि जॉर्ज सोरोस का था? ये शी जिनपिंग का पैसा तो नहीं था। फिर यदि विपक्षी दलों ने विदेशी पैसे से चुनाव लड़ा तो 303 सांसदों वाली आपकी सरकार क्या कर रही थी? डमरू बजा रही थी। आप दूसरों को एक्सपोज कर रहे हैं या अपनी कमजोरी बता रहे हैं। आपके सत्ता में रहते हुए विदेशी पैसों से भारत में चुनाव लड़ा जा रहा है, ये किसकी कमजोरी है हुजूर? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा, शांति, सौहार्द ऐसे मामलों की चर्चा की तो उम्मीद इन लोगों से कर भी नहीं सकते। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।